अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आइए अब हम मिलके नावल का पार्ट नंबर 15 स्टार्ट करते हैं। नका आरफ के घर पर ही हुआ था, जिसमें बस सारे घर के अपराधी शामिल थे। फारिग होते ही अब इन सब का इरादा सीधा हवेली के लिए निकलने का था। वैसे भी यहाँ रहते हुए अब काफी दिन हो चुके थे। बाकी के सारे अफराद हवेली के निकल चुके थे, आयरा, असीम और कस्बा के अलावा। आयरा भी बाकी सबके साथ ही जाने वाली थी, लेकिन हवेली के सारे अफराद में से सिर्फ आयरा ही थी जो कि ईजा से मिली थी, जिसने उससे बातचीत की थी। ऐसे में ईजा सिर्फ उसके साथ ही आरामदेह महसूस करती, इसलिए ईजा बैक सीट पर उसके साथ ही चिपकी बैठी थी। हवेली जाने से पहले वो अपनी फूफा से मिलने की थी। एक उन्हीं से तो दुनिया तो उसका आखिरी रिश्ता था, एक उन्हीं से तो दुनिया में उसका आखिरी रिश्ता बाकी था। उसको देखकर पहले तो उससे इस बात पर गुस्सा आई कि बिना उससे कुछ मशवरा किए उसने शादी कर ली, और जब ये पता चला कि उसने इस लड़के से शादी किया जिसने उसके साथ बदतमीजी की ही थी, तो इन दोनों पर अच्छी तरह से इल्जाम लगाकर बिना कुछ सुने दरवाजा बंद कर दिया। हवेली पहुंचने तक वो आयरा के साथ ही चिपकी बैठी रहती। सारे अफराद जल्दी निकलने की वजह से पहले ही यहाँ पर पहुंच चुके थे, लेकिन किसी तरह का कोई भी इस्तकबाल नहीं किया गया, क्योंकि इज़ा मिशा से कहकर पहले ही उन्हें मना करवा चुके थे। ये तुम्हारा कमरा है, बस लंबे सफर से आई हो, आराम करो, सुबह तुम्हें सबसे मिलवाऊंगी। उसका गाल थपथपा कर आयरा कमरे से चले गई। उसके जाने के बाद वो गहरा सांस लेकर कमरे का जायजा लेने लगी। कमरा देखते ही ठटक कर रुके। वहां पर लगी तस्वीरें देखकर उसे जानने में देना लगी कि ये कमरा किसका है। उसे उस शख्स के कमरे में उसके साथ ही रहना था। दरवाजा खुलने के वहां पर वो बिना मुड़े भी जानती थी कि कौन होगा। माहिर ने अपने कदम के करीब बढ़ाए, उसके पीछे जाकर खड़ा हो गया, जबकि उसे अपने पीछे महसूस करके उसे जैसे सांस तक रुक चुका था। ईजा उसके पुकारने पर बिना माहिर की तरफ देखे उसे अपने कदम बाहर की जाने बढ़ाए। ईजा, बात तो सुनो। माहिर ने उसका हाथ पकड़कर जब उसकी गिरफ्त से अपना हाथ छुड़वाती वो कमरे से बाहर की तरफ भागे। तेज तेज कदम उठाती वो पीछे की तरफ आ रही थी। जब नजर सामने से आते हुए सर पर पड़ी, उसने हैरत से मुड़कर अपने पीछे आते माहिर को देखा, और उसकी हालत ऐसी होगी जैसे उसने कोई भूत देख लिया। इस वक्त इतनी हौसला थी कि एक पल के लिए उसके ज़हन में ये ख्याल नहीं आया कि वो जुड़वा हो सकते हैं। उसने अपने चकराते सर पर हाथ रखकर उससे पहले कि वो बेहोश होकर वहां गिरती, माहिर उसके करीब आकर उसे पकड़ चुका था। क्या जरूरत थी इस वक्त कमरे से निकलने की। उसे अपनी बाहों में उठाए हुए उसने सैग का गुड़का देखा। मैं तो अम्मा सैग को ढूंढ रहा था, मुझे क्या पता था कि ये बेहोश हो जाएगी। उसके कहने पर अपना सर नफी में हिलाकर वो अपने कमरे की तरफ लेकर गया। अलबत्ता जहन में यह सोच जरूर आई थी कि ये लड़की इतना बेहोश क्यों होती है। अपनी बाहों में उठाए माहिर अपने कमरे में लेकर आया और उसका नाजुक वजूद नरमी से बेड पर लटा दिया। उसका दुपट्टा उतारकर माहिर ने बेड के दूसरी तरफ रखा। जब नजरें उसके मासूम चेहरे पर जा टिकी, उसके नरम गाल को अपने हाथ की पूछे से हिलाने लगा। कभी सोचा नहीं था कि तुम जैसी लड़की मेरी जिंदगी में आएगी। तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है जैसे सारी जिंदगी तुम्हारा ख्याल रखने में गुजर जाएगी। नरम लहजे में कहते हुए वो उससे बात कर रहा था। तुम्हें पता है ईजा, तुम मुझे इतनी अच्छी लगती थी सारी लड़कियों से मुझे बहुत मासूम। सोचा था जब कभी शादी का इरादा हुआ और तुम किसी और की नहीं हुई तो अम्मा साईं के सामने तुम्हारा ही नाम लूंगा, लेकिन तुम मेरी जिंदगी में इस तरह होगी ये मैंने नहीं सोचा था। मेरे लिए ये बच्चा बहुत ही अहमियत रखता है, पर यह बात मैं तुमसे झूठ कही कि उसके होने के बाद मैं तुम्हारा पीछा छोड़ दूंगा। तुम मेरी वजह से बदनाम हुई थी, मेरी वजह से तुमने इतने जहम खाए। मैं तुम्हें अपना कर तुम्हारे हर जहम पर मरहम रखना चाहता था। तुम चाह भी तो भी मैं तुम्हें अब नहीं छोड़ूंगा। हाँ, लेकिन तुमसे इतना प्यार जरूर करूंगा, इतना ख्याल जरूर रखूंगा कि तुम्हें खुद से मोहब्बत करने पर मजबूर कर दो। झुक कर माहिर ने नरमी से उसकी पेशानी पर अपने लब रखे, उसका हाथ नरमी से उसके पेड़ पर रखा। वो बाप बनने वाला था। ये एहसास दुनिया का सबसे खूबसूरत एहसास था। बेहतियार उसके लबों को हल्की सी मुस्कुराहट ने छुआ। सुबह की किरणें चेहरे पर पड़ते ही उसने कसमसा कर अपनी आंखें खोली। कितनी देर से उसी पोजीशन में लेटी रही जब कमरे का दरवाजा बजा, जिसे सुनकर बोलकर बैठी और पैर पर पड़ा अपना दुपट्टा उठाकर खुद पर फैलाया और अंदर आते इन सब अफराद को देखने लगे, जहां पर आयरा के साथ कई नए चेहरे थे जिसे आयरा का उसका तारीफ करवा थे। हयात, नूर, प्रीशे, कस्वा, एना, माहीम, हुरैब सबकी सब लाइनदारी से खड़ी, जिसे आयरा उसका तारीफ करवा थी और वो बस गैर दिमागी से अपना सर हिला रही थी। मैं तो कह रही थी कि पहले तुम फ्रेश हो जाती, फिर तुम्हें सबसे मिलवाती, लेकिन इन्हें तुमसे मिलने की बहुत ही बेचैनी हो रही, तो इसलिए मैं ले आई। तुम्हारा सामान मैंने वार्डरोब में सेट करवा दिया था, तुम जाकर फ्रेश हो जाओ। उसके कहने पर अपना सर हिलाकर वो वॉशरूम में चले गए, और उसके जाने के बाद वो सब भी एक एक करके कमरे से निकल गए। आयरा ने मुलाजमा से कहकर उसका नाश्ता कमरे में लगवा दिया था। इस वक्त वो शायद सबके साथ गैर आरामदेह महसूस करती है, इसलिए उसका नाश्ता कमरे ही मंगवा रहे थे, लेकिन ईसा को खिलाना अपने सामने ही था।
मिशान ने बताया था कि वो खाने में बहुत ही लापरवाही करती है। माहिर उसकी जिम्मेदारी बखूबी निभाता था, लेकिन जब तक वो माहिर के साथ नॉर्मल ना हो जाती तब तक ये काम आयरा ने खुद करना था। हवेली में दाखिल होते ही सामने लान का मंदिर देखते ही गुस्से से उसका पढ़ाई हवाई हो चुका था। जहाँ पर हुरैब कुर्सी पर खड़ी अपने पाँव ऊपर उठाए दरख्त पर चढ़ी फल तोड़ रहे थे। वो पहले भी ऐसा कर चुकी थी, लेकिन तब जरियाम को इतना फर्क नहीं पड़ा था। पर अब बात और थी। वो लड़की ऐसी हालत में भी इतनी लापरवाही दिखा रही थी। हुरैब की बच्ची नीचे उतरो। उसे करीब जाकर जरियाम ने उसका हाथ पकड़कर उसे नीचे उतारने का कहा। अभी तो मेरी बच्ची हुई भी नहीं है, मैं कह रहा हूँ कि नीचे उतरो, लेकिन मेरे को तो फल तो तोड़ने दो। तुम नीचे उतरो, मैं तोड़ दूंगा। उसके कहने पर हुरैब मुंह बनाती हुई नीचे उतरी। बहुत ही लापरवाह लड़की हो तुम, आइंदा मैं तुम्हें इस तरह की हरकत करते हुए ना देखो। उसे घूरते हुए वो कुर्सी पर चढ़ गया और 2-3 सेब तोड़कर उसे दे दिए। जिन्हें अपनी कमीज से साफ करके वो खाने लगी, लेकिन जरियाम के घूरने पर अंदर चली गई। उसके घूरने का मतलब था अंदर जाओ, धोकर और काट कर खाओ। दुपट्टा खुद पर डालकर वो नीचे किचन में चली आए। कल साहब के साथ वो खुद भी हवेली चली गई थी, लेकिन सुबह ईजा से मिलकर ही वो वापस शहर के लिए निकल गए, क्योंकि उसीरम ने उसे बामुश्किल वहां पर एक रात रुकने की इजाजत दी थी। इस वक्त वो घर पर नहीं था और उसके आने से पहले नूर उसके लिए कुछ अच्छा सा बनाना चाहती थी। वैसे तो ज्यादा कुछ बनाना नहीं आता था, लेकिन जो आता था वो तो बना सकते थे। उसकी शादी को 2 हफ्ते हो चुके थे, लेकिन उसने अभी तक कुछ नहीं बनाया था। परीक्षा ने उसको बताया था कि शादी के बाद लड़की पहले कोई मीठी चीज बनाती है, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया था। बातों बातों में एक बार उसने ऐसे ही उस रस्म से इस रस्म का जिक्र किया जिस पर उसने ये कह दिया कि शादी के 10-15 साल बाद ये रस्म शौक से निभाना, लेकिन अभी किचन में उसे कुछ भी बनाने की इजाजत ना थी। पता नहीं उसके साथ क्या मसला था। मैं बेड पर लेटकर जरा सा भी हिलती हूँ तो कहता है सो क्यों नहीं रही हो। मैं सोती हूँ तो कहता है खाना खा लो। खाना खाती हूँ तो कहता है कि वाह करो। इस इंसान ने मेरा दिमाग खराब किया हुआ है। उसने प्लेट में रखा सेब उठाकर मुंह में डाला, जो कि आयरा काट कर उसके सामने रख रहे थे और अपनी बहू के मुंह से अपने बेटे की शिकायतें मुस्कुराते हुए सुन रहे थे। तुम भी तो उसे तंग करती हो। मैं बिल्कुल भी तंग नहीं करती। वो जो कहता है मैं चुपचाप करती हूँ, लेकिन फिर भी मुझे हर वक्त डांटता रहता है। उसने मुंह बनाते हुए एक और पीस मुंह में डाला। जब जरियाम किचन में दाल हुआ, उसकी घुटती नजरें फिर हो पर टिक गई। मेरा मतलब था काट कर खाओ, ये नहीं कहा था कि मेरी माँ से कटवा कर खाओ। मैंने नहीं बोला था तो यकीनन तुमने मना भी नहीं किया होगा। जरियाम मैं खुद काट रही हूँ ना, उसने मुझसे कुछ नहीं कहा था। उसे कुछ मत कहो। आयरा के कहने पर हुराम ने फातहाना मुस्कुराहट लपों पर सजाए उसकी तरफ देखा, जिसे देखकर वो अपना सर नफी में हिलाता हुआ वहां से चला गया। वैसे अम्मा साईं, आप मुझे बिगाड़ रही हैं और ये अच्छी बात नहीं। उसके कहने पर आयरा मुस्कुराते हुए अपना सर नफी में हिलाकर आ गई। घर में दाखिल होते ही मुलाजम ने उसे यह बात पता चल चुकी थी कि नूर आ गई है, लेकिन ये जानकर काफी हैरत हुई कि वो किचन में है। अपने कमरे में जाने की बजाय वो सीधा किचन में गया था, जहां उसे नूर की पूछ दिखाई दी। नूर, उसकी आवाज सुनकर नूर ने मुड़कर उसे देखा, जबकि उसके भीगी आंखें देखकर उस सीरम तो जैसे तड़प भी गया था। क्या हुआ है? मुझे चोट लग गई, उसने ढूंढी हुई आवाज में कहते हुए अपना हाथ उसके सामने किया, जहां उसके अंगूठे और उंगली पर चोट लगी थी और खून की बूंद भी निकल रहे थे। ये कैसे लगी? मैं सलाद काट रही थी ना, तो काटते वक्त लग गए। तुम्हें जरूरत क्या थी कुछ करने की? मुलाजमा ने फर्स्ट एड बॉक्स मंगवाकर उसे नूर को वहां पर रखी कुर्सी पर बिठाया और उसकी चोट को साफ करने लगा। और जब तक उसने अपना काम मुकम्मल नहीं किया, तब तक किचन में नूर की सूसू जारी रहे। चलो अब उठो और कमरे में चलो। लेकिन मैं आपके लिए खाना बना रही थी, वो भी रहता है। तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। आज के बाद मैं तुम्हें किचन में कोई काम करता ना देखूं। लेकिन मुझे आपके लिए काम करना अच्छा लगता है। अगर तुम्हें वाकई कुछ करना है तो अपने शोर की खिदमत करो। मुस्कुराते हुए उसे नूर को अपनी बाहों में उठा लिया। उसी हिरम, नीचे उतारे मुझे, अब मेरी खिदमत करो। वैसे भी अपने शोर के लिए काम करना तो तुम्हें अच्छा लगता है ना। तंग मत करें, मुझे चोट लगी है। उसने अपना चोट वाला हाथ उसके सामने किया। हाँ बिल्कुल, बहुत ज्यादा लगी है, तुम्हें आराम की जरूरत है। और सीरम के कहने पर वह खिलखिला कर हंसी और उस सीरम बस अपनी डिम्पल गर्ल को देखता रहा। ईजा की रुखसती के वक्त वसाबी शाह हवेली आ गए थे और अगले दिन अब वसी का कहना था कि रात सोने से पहले उन्हें निकल जाना चाहिए ताकि वक्त से पहले पहुंच सके। इसलिए अपने साथ जो थोड़ा बहुत सामान वो लेकर आए थे उस अपने बैग में रख रहे थे। जब कमरे का दरवाजा खुला, उस साहिर अंदर दाखिल हुआ। आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? उसे एक नजर देखकर दोबारा अपने काम में मसरूफ हो गए, जब साहिर ने उसे पीछे से अपने हिसाब में लिया। तुम जा रही हो? हाँ। मत जाओ ना। उसका अंदाज इस वक्त माहिम को किसी बच्चे की तरह लग रहा था।
क्यों? यहाँ किस हक से रहूं? मेरी बीवी होने के हक से। लेकिन अभी आप मुझ पर पूरा इख्तियार नहीं रखते साहिर। तुम कहो तो कल ही रुखसत करवा लूं तुम्हें। साहिर ने उसका रूह अपनी जानब मोड़ा। छोड़े ना, मुझे काम करने दे। सब चीज़ों की परवाह है सिवाय अपने शोहर के। हाँ जी, नहीं है अपने शोहर की परवाह। इसलिए तो मुझे अपना ख्याल खुद रखना पड़ता है, अपनी प्यास खुद मिटानी पड़ती है। उसके लबों को सहलाते हुए वो अगले ही लम्हे उसके लबों पर झुक गया और उसकी सांसों को खुद में उतारने लगा। और हमेशा की तरह अपनी रुकती हुई सांसों की वजह से महिम को खुद से उसे दूर करना पड़ा, वरना वो तो एक बार उसके करीब आ जाता तो उसे दूर जाना भूल जाता था। उसके लबों को आजाद करके साहिर उसकी गर्दन पर झुक गया। उसकी इस हरकत से महिम ने उसकी शर्ट को अपनी मुट्ठी में दबोच कर अपनी आंखें बंद कर ली। साहिर, प्लीज दूर हटें। उसके कहने पर साहिर ने अपना चेहरा उसके गर्दन से निकाला। उसके गुलाबी होते हुए चेहरे को देखने लगा। काम की वजह से 1 हफ्ते के लिए इस्लामाबाद जाना है मुझे और तुम मेरे साथ चलोगे। उसके कहने पर महिम ने जल्दी से अपनी आंखें खोली। क्या? हाँ। नहीं, मुझे नहीं जाना है। मैं तुमसे पूछ नहीं रहा, तुम्हें बता रहा हूँ। जब ऐना आंटी तुमसे मेरे साथ जाने का पूछें तो तुम हाँ कहोगे। नहीं, मैं नहीं कहूँगी। तो मैं तुम्हें बेहोश करके अपने साथ ले जाऊंगा, लेकिन लेके जरूर जाऊंगा। शिद्दत से उसके गाल पर अपने लब रख कर वो कमरे से चला गया, जबकि माहिम बस सोच कर रह गए। वो तो यहाँ उसे नहीं छोड़ता था, वहां अकेले में उसका क्या हाल करता। अपने कमरे में लाकर उस सीरम ने नरमी से बेड पर लटाया और खुद चेंज करने के लिए चला गया। चेंज कराकर जब वो बाहर निकला तो नूर अपनी चोट का मुआयना कर थी। उसे देखकर उस सीरम ने अपनी हंसी दबाई। छोटी सी चोट थी, लेकिन उसकी नाजुक बीवी के लिए वो बहुत ही बड़ी थी। दर्द हो रहा है? उसे करीब बैठकर उस सीरम ने उसका हाथ अपने हाथ में लिया। नहीं, आपने मेरे जहां पर मरहम रख दिया ना, तो अब मुझे दर्द नहीं हो रहा। अभी तो अच्छे से रखा भी नहीं है। उसकी नजरों का मफहूम जानकर नूर ने अपनी नजरें झुका ली। रख दूं? रख दे। शर्मीली सी मुस्कुराहट उसके लबों पर बिखर गई। उसकी बात सुनते ही उस सीरम उसके लबों पर झुक गया। उस सीरम, खाने का वक्त हो रहा है। उसकी बढ़ती गुस्ताहियां देखकर नूर ने घबराते हुए उसके सीने पर सर रखा, जबकि उसके दोनों हाथों को अपने हाथों में लिए वह बिना उसकी कुछ सुने उस पर झुकता चला गया। इस वक्त वो स्टडी रूम में उसीम के पास बैठी थी, जो उसे अपनी शादी का एल्बम दिखा रहा था। आयरा जबरदस्ती उसे खींचकर बाहर लाई थी, क्योंकि कमरे में बैठे रहने से तो वो घर वालों से घुलने मिलने वाली थी नहीं। उसीम को पहली बार देखकर तो उसे डर ही लगा था। वह लंबा चौड़ा मर्द उसे घनी घनी मूछों समेत कोई डाकू ही लग रहा था, लेकिन जब उसके लहजे में अपने लिए नरमी देखी तो डर थोड़ा कम हो गया। इस वक्त उसके बराबर बैठी गौर से हर उस शख्स की तस्वीर में देखी थी जो उसीम उसे तस्वीर में दिखा रहा था। ये मेरे दादा साईं हैं, जमाल शाह। उसने जमाल शाह की तस्वीर पर उंगली रखकर उसे बताया, और साथ ही जहन कितनी पुरानी यादें ताज़ा हो गई। ये कहाँ है? अब नहीं है। तो उन्हें क्या हुआ था? उन्होंने खुदकुशी की थी। माजी की यादों में खोए हुए उसने जैसे गायब दिमागी से कहा। क्यों? उसने झिझकते हुए पूछा, क्योंकि उसे यही लगा था कि यह सवाल करने का वो हक नहीं रखती थी। तुम फैमिली का फर्द बन चुकी हो, तुमसे कुछ नहीं छुप सकता। आहिस्ता आहिस्ता सारी बातें तुम्हारे सामने आ जाएंगी। उसने मुस्कुराते हुए इस एल्बम को बंद किया और दूसरा उठाया जो साहिर के नकाह का था। तुम इसे देखो, मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ। क्या हो रहा है? साहिर के पापा उन दोनों ने उसकी तरफ देखा, जबकि उसको देखकर ईसा के डर के मारे अपना चेहरा उसीम के पीछे छुपा चुके थे। डरने की कोई जरूरत नहीं है ईसा, ये माहिर नहीं है, साहिर है। नरम लहजे में अपनी बात कहकर उसे साहिर की तरफ देखा। तुम इसके पास बैठो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। अपनी जगह से उठकर वो जाने लगा, जब ईसा ने डर कर उसका बाजू पकड़ लिया। मेरा बच्चा, डरने की जरूरत नहीं है। ये साहिर भाई है, और जब तक ये यहाँ पर है माहिर तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। नरमी से अपना बाजू छुड़वाकर वो कमरे से चला गया। उसके जाने के बाद साहिर मुस्कुराते उसके सामने रखे सोफे पर बैठ गया। मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। मैं साहिर हूँ, जिसे देखकर कल रात आप बेहोश हो गए थे। मैं और माहिर ट्विंस हैं, और वो मुझसे चंद मिनट बड़ा है। आप बिल्कुल उन जैसे हैं। हाँ, लेकिन अब जल्दी हम दोनों में फर्क करना सीख जाएंगे। उसके कहने पर ईजा ने मजीद कुछ कहे बगैर अपनी नजरें झुका ली। जब तक उसीम वहां पर दोबारा नहीं आ गया था, तब तक साहिर खुद ही उसे बातें करता रहा था। उसके जाने के बाद वो अपनी जगह से उठकर चला गया। साहिर काम के सिलसिले में इस्लामाबाद जा रहा है। वसीम ने कपड़े तय करती ऐना से कहा, जिसने उसकी बात सुनकर फकत अपना साड़ी हिला दिया। वो माहिम को भी साथ लेकर जाना चाहता है। उसके कहने पर ऐना के हाथ रुके। क्यों? ऐसे ही। लेकिन वसी, ऐसे अच्छा तो नहीं लगता ना? क्यों नहीं लगता? उनका सिर्फ नकाब है, मैं कैसे माहिम को उसके साथ भेज दूं? वैसे तो माहिम उसके नकाब में है और मुझे कोई डर नहीं है। मुझे मालूम है कि साहिर अपनी हद जानता है, लेकिन तुम्हें कोई एतराज है तो बताओ।
اس کے کہنے پر چند پل سوچ کر اس نے اپنا سر نفی میں ہلا دیا۔ نہیں لیکن ماہم سے تو پوچھ لینا چاہیے نا، جانا تو اس نے ہی ہے نا۔ ہاں بالکل، اسے پوچھو، اگر وہ انکار کرے گی تو میں سائڈ سے خود بات کر لوں گا۔ اپنی جگہ سے اٹھ کر وہ کمرے سے چلا گیا اور کپڑے طے کرتے اینا خود بھی اٹھ کر ماہم کے کمرے کی طرف چلے گئے۔ اینا آنٹی تم سے میرے ساتھ جانے کا پوچھیں گی اور تم ہاں میں جواب دو گی؟ میں نہیں دوں گی، مجھے نہیں جانا آپ کے ساتھ۔ اس نے فون پر دوسری جانا موجود ساحر سے کہا۔ ماہم اگر ہاں کہو گی تو پیار سے لے کر جاؤں گا اور پیار سے واپس لے کر آؤں گا، اور اگر انکار کیا تو پھر زبردستی لے کر جاؤں گا۔ اس کے بعد میں وہاں پر جا کر تمہارے ساتھ جو کروں گا اس کے لیے تیار رہنا۔ اس نے دھمکی دی۔ ٹھیک ہے، بس میری کچھ باتیں مان لیں پھر میں ساتھ چلوں گی۔ جیسے جیسے آپ وہاں پر گندی گندی باتیں نہیں کریں گے۔ اس کے کہنے پر ساحر کے لبوں بے اختیار مسکراہٹ پھیلی۔ میرا تو گندی گندی حرکتیں کرنے کا ارادہ ہے، وہ بھی نہیں کریں گے؟ مطلب میں تمہاری طرف سے ہاں سمجھوں، تیار ہے نا؟ اور اب انکار کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ بنا اس کی کچھ سنے ہوئے اس نے اپنی بات کہہ کر کال کاٹ دی۔ اچھی زبردستی ہے، اس نے منہ بنایا۔ جانتی تو تھی چاہے انکار کرتی یا اقرار کر لے، وہ تو ویسے بھی جانا تھا تو بہتر تھا پیار سے چلی جاتی تاکہ وہ بھی پیار سے ہی رکھتا۔ یہ کس کی بچی اٹھا لائے ہو؟ کمرے میں داخل ہوتے اس کی نظر آئرہ کے ساتھ لیٹی ایزا پر پڑی، جو کہ آئرہ کا ایک ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے بچوں کی طرح سو رہے تھے۔ اسے ماہر کے کمرے میں نہیں سونا تھا، اس لیے یہاں پر آ گئے۔ آئرہ تمہیں یہاں پر نہیں سنانا چاہیے تھا، اسے ماہر کے قریب رہنے دو، ورنہ اس طرح تو یہ کبھی ماہر کے قریب نہیں ہوگی۔ جب سے ایزا یہاں پر آئی ہے تب سے ان دونوں نے ایک لفظ بھی بات چیت بھی نہیں ہوئی۔ عالم اس گھر میں رہتے ہوئے یہ ویسے بھی ماہر کے قریب نہیں ہو سکے گی۔ ان دونوں کی آواز دھیمی تھی تاکہ ایزا کی نیند خراب نہ ہو۔ یہاں اسے ایسے بہت سے لوگ مل جائیں گے جن کے پاس یہ خود کو محفوظ سمجھتی ہے۔ اگر اسے ماہر کے قریب کرنا ہے تو ان دونوں کو کسی ایسی جگہ بیچنا ہوگا جہاں اس کا ہر راستہ صرف ماہر تک ہی جاتا ہو، تب بھی شاید ان کی دوریاں ختم ہو سکتی ہیں۔ اس کے کہنے پر عالم بھی سوچ میں پڑ گیا۔ بات تو ٹھیک ہے، میں اسیم سے بات کرتا ہوں۔ اپنی شال صوفے پر رکھ کر وہ واپس کمرے سے جانے لگا جب آئرہ نے اس کو پکارا۔ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ یہاں رہ کر بھی کیا کروں گا؟ بچے کا شکریہ ادا کروں، اس نے آج تمہیں بچا لیا، ورنہ میرا ارادہ آج تمہیں چھوڑنے کا ہرگز نہیں تھا۔ پھر تو مجھے روز اس بچے کو اپنے پاس لانا چاہیے۔ آئرہ نے مسکراتے ہوئے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا، جبکہ اس کے کہنے پر عالم نے گرد کو اس کو دیکھا۔ ماہیم ساحر اسلام آباد جا رہا ہے۔ اس کے کمرے میں داخل ہوتے ہی جو بات اینا نے کہی تھی وہ یہ تھی کہ جب اس کی بات سن کر ماہیم بس اپنا سر پکڑ کر رہ گئے۔ وہ پہلے بھی کام کے سلسلے میں بہت سی جگہوں پر جا چکا تھا، لیکن اس بار بات الگ تھی، کیونکہ اس بار وہ ماہیم کو اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتا تھا۔ جانتی ہوں ماما، تو وہ تمہیں بھی اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتا ہے، تم جاؤ گی؟ آپ نے کیا کہا ان سے؟ تمہارے بابا نے ہاں کر دیا، لیکن اگر تم انکار کرو گی تو وہ ساحر کو بتا دیں گے۔ یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ جب پاپا نے ہاں کہہ ہی دی ہے تو چلی جاؤں گی میں، اور دوسرے شہر جا رہے ہیں آپ لوگ تو ایسے ریئیکٹ کر رہے ہیں جیسے وہ مجھے لے کر دوسرے پلانٹ میں جا رہے ہیں۔ اس کے کہنے پر اینا نے اس کے سر پر تھپڑ مارا۔ کتنی بار گئی ہو تم ماں سے دور؟ مجھے تو سوچ سوچ کر رونا آ رہا ہے، اور تم اتنی آرام سے جانے کا کہہ رہی ہو؟ ماہیم نے منہ کھول کر حیرت سے اپنی ماں کی بھیگی ہوئی آنکھوں کو دیکھا۔ اب اس میں رونے والی کیا بات ہے؟ رو کیوں رہی ہیں؟ رخصت تھوڑی ہو رہی ہوں۔ اس کے ہاتھ پکڑ کر ماہیم نے اسے اپنے ساتھ بٹھایا۔ تو اس میں بھی کون سا اتنا وقت رہ گیا؟ اچھا تو ایسا کرتے ہیں اب بھی چل لیں، پاپا کو بھی لے کر چلتے ہیں، ایہاب کو بھی یہیں پر چھوڑ دیں گے اور ہم سب اچھے سے گھوم کر آ جاتے ہیں۔ ایہاب کو کیوں چھوڑیں؟ یہاں یہی تو ایہاب کو بھی لے کر چلیں گے۔ اچھا تو ایہاب کو بھی ساتھ لے کر چلیں گے؟ ماہیم نے اس کی گردن پہ اپنے باہیں ڈالی، جس پر مسکراتے ہوئے اس نے ماہیم کی پیشانی پر اپنے لب رکھ دیے۔ نہیں سر، تمہارے ساتھ اکیلے وقت گزارنا چاہتا ہے، تم دونوں جاؤ اور ڈھیر سارا انجوائے کرنا۔ اسے پیکنگ کرنے کا کہہ کر وہ اٹھ کر کمرے سے چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد ماہیم بس سوچ کر رہ گئی، وقت تو واقعی کم رہ گیا تھا اس کے رخصت ہونے میں، پھر اس نے اپنے گھر سے، ماں باپ سے، بھائی سے دور چلے جانا تھا۔ آپ نے بلایا تھا بابا سائیں؟ اس نے اسٹڈی روم میں داخل ہوتے ہی کہا، جہاں پر اس وقت اسیم اکیلا بیٹھا کتاب پڑھنے میں مصروف تھا۔ ہاں تمہیں پتا ہے نا ساحر اسلام آباد جا رہا ہے؟ ہاں اس نے بتایا تھا۔ اس کی غیر موجودگی میں آفس کا کام کون دیکھے گا؟ آج سے پہلے تو آپ نے بڑے بابا دیتے تھے، لیکن اب آہان بھی آفس جوائن کر چکا ہے تو میرے خیال سے وہی کام دیکھے گا۔ اس نے لاپرواہی سے کاندھے اچکائے۔ نور کی شادی کے بعد سے آہان بھی شاہ انڈسٹری جوائن کر چکا تھا، لیکن وہاں پر کام وہ ایک امپلائی کی حیثیت سے کرتا تھا۔ بھلے وہ شاہ خاندان سے تھا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ اسے سیدھا مالک کی کرسی پر بٹھا دیا جاتا۔ ساحر کا کہنا تھا جب اسے آہان اس لائق لگے گا تو وہ خود اسے وہ عہدہ دے دے گا جس کا وہ حقدار ہوگا۔ نہیں،
तुम ऑफिस का काम संभालोगे। उसके कहने पर माहिर ने हैरत से देखा। मैं कैसे कर सकता हूँ? तुम क्यों नहीं कर सकते? साहिर की बताई चंद बातों के अलावा मुझे इस काम के बारे में कुछ भी नहीं पता है। साहिर ने भी तो सीखा है ना, तुम भी सीख लेना, मैनेजर तुम्हें सब समझा देगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे या मुतसिम से शेयर करना। और वैसे भी चंद दिनों की तो बात है बाबा साईं, ये गलत बात है। कुछ गलत नहीं है, तुम वहां जाओगे और मुतसिम के घर पढ़ोगे, इज्जत तुम्हारे साथ जाएगी। उसके कहने पर माहिर पे लब्बों पर मुस्कुराहट फैल गई। तो यूं कहे ना कि इज़ा के साथ अकेले टाइम स्पेंड कर लो। हाँ, मैं तुम्हें इसलिए भेज रहा हूँ ताकि तुम दोनों के दरमियान सब कुछ ठीक हो जाए। तो ऑफिस में काम करने की क्या जरूरत है, मैं बस उससे लेकर चला जाता हूँ ना। अब जा रही हो तो ऐसी मुफ्त की रोटियां तोड़ोगे? बेहतर नहीं है कुछ काम भी कर लो। उसीम के कहने पर वो बस मुंह बनाकर आ गया। आयरा आपी, ईजा नाश्ता नहीं कर रही है। उसने किचन में नाश्ता बनाती आयरा से कहा। ईजा की अब तक सबसे ज्यादा अटैचमेंट उसके साथ ही हुई थी, इसलिए उसे आयरा को बताना बेहतर लगा। मैं लेकर गई थी लेकिन उसने कहा कि भूख नहीं है। मैंने जबरदस्ती भी की पर वो खा नहीं रहे। अच्छा, मैं देख लेती हूँ, तुम नाश्ता लगवा दो। ट्रे में ईजा का नाश्ता रखा, वो किचन से निकल गई। उसके जाने के बाद कस्बा बाकी का रह गया काम खत्म करने लगे। ट्रे हाथ में लिए वो कमरे में दाल हुई और दरवाजा खुले गया। वहां पर ईजा ने चौंका देखा और फिर उसको देखकर मुतमिन हो गई। रात से वो आलम और आरा के कमरे में ही मौजूद थी। नाश्ता क्यों नहीं खा रहे थे? दिल नहीं चाह रहा, लेकिन खाना तो पड़ेगा ना। मैं तो कहती हूँ हुरैब से इस मामले में कुछ सीख लो। माशाल्लाह से वो अपने खाने पीने का खुद इतना ध्यान रखती है, किसी को ध्यान रखने की जरूरत ही नहीं पड़ती। उसने ट्रे उसके पास बेड पर रखी। आंटी, आंटी ने मुझे बताया है कि मैं माहिर सर के साथ जा रही हूँ, मुझे नहीं जाना। तुम उसे आंटी नहीं अम्मा साइन कहा करो जैसे माहिर कहता है। और माहिर अब तुम्हारा शोर है तो उसे सर कहना बंद कर दो। बाकी जहां तक बात है जाने की, तो क्यों नहीं जाना? बस नहीं जाना। डर लग रहा है माहिर से। आयरा के कहने पर उसने नजर झुका ली। वो गलत नहीं कह रही थी, डर तो उस शख्स से उसे लगता था। ईजा, जिंदगी डर कर नहीं गुजारी जा सकती। मुझे उनके साथ जिंदगी गुजारनी भी नहीं है। आयरा आंटी, मैंने उनसे नकार सिर्फ इसलिए किया था क्योंकि उन्होंने कहा था कि वो बाद में मुझे छोड़ देंगे। उसके कहने पर आयरा ने हैरत ज़्यादा नजर से उसको देखा। ये माही ने कहा तुमसे? हाँ, उन्होंने कहा जब ये बेबी हो जाएगा तो मैं उन्हें दे दूंगी, फिर वो मेरा पीछा छोड़ देंगे। वो एक बच्चे की मां बनने वाली थी, लेकिन आयरा को इस वक्त अपने अंदाज से वह खुद एक बच्ची लग रहे थे। उसने छोड़ दिया तो कहाँ जाओगे? चली जाऊंगी कहीं ना कहीं। जानती भी हो औलाद क्या होती है? इतनी आसानी से तुम अपने वजूद का हिस्सा माहिर को सौंप कर जा सकती हो। तो मैं क्या करूं? पहले नाश्ता करो। ट्रे अपने जान में खिसखसा कर उसने ईसा का हाथ पकड़कर उसे अपने करीब किया और छोटे छोटे नमाले बनाकर उसको खिलाने लगे। जानती हो, माहिर ने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया था वो जानबूझकर नहीं किया था। जानती हो, माहिर बहुत अच्छा है ईसा। इसलिए नहीं कह रही कि वो मेरा अपना है, बल्कि हकीकत बता रही हूँ। अगर कोई इंसान गलती करे तो हमें उसे एक मौका देना तो चाहिए ना। तुम भी कोशिश करके देखो। मेरे लिहाज से इंसान को जिंदगी में कभी ना कभी कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज करना पड़ता है, और तुम्हें भी इस वक्त यही करना है, भले अपने लिए ना सही, इस बच्चे के लिए। इसने ईजा के पैर पर अपना हाथ रखा। गुजरते वक्त के साथ साथ तुम्हें ये एहसास होता रहेगा कि तुम्हारे लिए कितना अहम है, और फिर तुमसे किसी और को देने का सोच भी नहीं सकती हो। अगर ऐसा है तो मैं उसे भी साथ ले जाऊंगी। उसके कहने पर आयरा के लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट ऊपर का मासूम हुई। उसे लेकर कहाँ कहाँ फिरती रहोगी? बकौल तुम्हारे माहिर ने इस बच्चे की वजह से तुमसे शादी की है, तुम्हारा क्या ख्याल है? वो उसे तुम्हें लेकर जाने देगा? बिल्कुल भी नहीं। तो फिर ये मेरी जान कि तुम माहिर को एक मौका दो, उसके साथ जिंदगी की शुरुआत करो। एक कोशिश करो जिंदगी का सफर माहिर के साथ गुजारने की, ताकि जब ये बेबी इस दुनिया में आए तो उसके मम्मा पापा मिलकर इस खुशी से उसको वेलकम करें। उसकी नाक खींच कर आयरन के माथे पर अपने लब रखे और ट्रे उठाकर कमरे से चले गए। शामिर, उसे नजरें लैपटॉप पर जमाए हुए कहा। शामिर, शामिर। इस बार उसने चीखने पर शामिर ने नजरें उठाकर उसको देखा। हाँ कहो। आप मेरी बात नहीं सुन रही है ना? सुन तो रहा हूँ। पिछले 15 मिनट से मैं आपसे क्या कह रही थी? अब हर बात में हिफ्ज तो नहीं कर सकता ना हयात, लेकिन मैंने तुम्हारी सारी बातें सुनी है। उसके कहने पर हयात ने हल्की से उसको देखा। जानती थी उसकी बातों से ज्यादा शामिर का ध्यान अपने काम पर था। मैं देख रही हूँ जब से आपने जॉब शुरू किया ना, आप मुझे इग्नोर करने लग गए हैं। हयात के कहने पर उसने उसका हाथ पकड़कर अपने करीब किया। ऐसे तो मत बोलो। अपनी नींद खराब करके सुबह सिर्फ तुम्हारी खातर ही तो उठता हूँ, वरना तुम्हें मेरी नींद का अभी पता नहीं है। मैं तो मुर्दू से शर्त लगाकर सोता हूँ। उसकी फजूल बात सुनकर हयात ने जोर से उसके कंधे पर थप्पड़ मारा।
जब देखो फजूल बोलते रहते हैं। कुछ वक्त की बात है, सुन ले मेरी बात, वरना बाद में तो तुम्हारी रुखसती हो जाएगी। फिर ना तो मैं तुम्हें बोलने का मौका दूंगा, ना खुद कुछ कहूंगा। फिर तो बस अपने दिल के अरमान तुम पर निकालूंगा। आप काम ही करें, मैं जा रही हूँ। उसका मूड चेंज होता हुआ देखकर वो वहां से जाने लगी। जब शामिन ने उसके कमर पर हाथ रखकर उसे अपने करीब का लिया। मुझे तुम डिस्टर्ब कर चुकी हो, अब तुम तब तक नहीं जाओगी जब तक मेरी इजाजत नहीं होगी। चलो अपनी बातों को वहीं से कंटिन्यूस करो। हयात ने अपना सर उसके कंधे पर रखा और बातों का सिलसिला वहीं से जोड़ लिया जहां से रुका था।